नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह पुलिस ने नगर परिषद कार्यालय के पीछे की बस्ती के घर में छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में विभिन्न कंपनी की विदेशी शराब की भरी हुई और खाली बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। तो चक्रधरपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है और तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वे वो शराब की भरी हुई और कुछ खाली हुई बोतलें हैं जिसे बरामद किया गया है। नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में आज सुबह एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का, नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर काफी मात्रा में विदेशी शराब के विभिन्न कंपनियों की खाली बोतल और भरी हुई बोतल को बरामद किया है। आप यहां देख रहे हैं, यह चक्रधरपुर थाना में उन भारी मात्रा में जो शराब की, विदेशी शराब की विभिन्न कंपनियों के बोतल हैं उनको बरामद कर यहां लाया गया है और इसको अभी जब्त किया गया है, यहाँ रखा जा रहा है। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में आबकारी विभाग को भी पुलिस द्वारा सूचना दिया गया है, वो आगे इस मामले में कार्रवाई करेगी और अभी इस मामले की छानबीन जारी है और 5 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनसे इस मामले में पूछताछ जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो झारखंड कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने से हर प्रत्याशी के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट देगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि रामटहल चौधरी ने यह भी कहा है कि पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी वो उनके साथ रहेंगे। पार्टी जो निर्णय करेगा वो सबको मान्य है। उसमें क्या, पार्टी ने तो निर्णय सुना दिया है। पार्टी ने निर्णय सुना दिया। क्या सुना दिया? हम नहीं सुने हैं, ये आप ही लोग सुनते हैं, हम नहीं सुने हैं। बैठक में भी चर्चा हो गई कि सुबह आओ रहेंगे, सुबह आओ साथ। अरे भाई, अब जिसको रखें पार्टी का निर्णय होगा ना। सुबह आओ के साथ आप रहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबके साथ पार्टी में तो रहेंगे, सबके साथ रहेगा। लोग कह रहे थे कि आप आए तो आपको उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन अब कह दिया पार्टी। अरे भैया, आप उम्मीदें सब होता है ना, मगर निर्णय तो पार्टी करता है ना। पार्टी ने निर्णय दिया तो आप खुश होंगे? देखिए, आप लोग का ही धार्मिक न्यूज है। पार्टी ने कोई निर्णय नहीं दिया है और निर्णय अभी होना है। आपको उम्मीद है? अब हमको उम्मीद का सवाल नहीं, पार्टी जो निर्णय करेगा सो करेगा। तो आपने कहा था कि आपका 100% टिकट कंफर्म है, क्या आप 100%? अरे भाई, वो हम नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं पार्टी जो निर्णय लगा वही ना होगा। हमारे सोच को भी कोई काम होता है निकल जाता है। क्या आप लड़ेंगे रांची लोकसभा? लड़ेंगे, जब टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे। पार्टी से उम्मीद है कि देगी पार्टी टिकट? अरे भाई, सब तो उम्मीदें पर होता है ना। लेकिन आप तो खारिज कर दिया है पार्टी ने कि उम्मीदवारों की घोषणा। आप कैसे कहते हैं खारिज कर दिया? औपचारिक रूप से घोषणा सवाल ही नहीं। औपचारिक रूप से प्रभारी घोषणा करेंगे, वो होगा सब। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए ताकत झोंक दी है और इसी बीच गोड्डा के पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गोड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा भी पार्टी कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि जो फिलहाल गोड्डा से सांसद हैं वो नासूर बन गए हैं, जिससे आम लोगों से मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस गोड्डा चुनाव लड़ेगी, पार्टी को तय करना है। हमें लगता है कि जल्दी हो नाम सामने आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पूरी पार्टी महीनों से लगी है इस चुनाव की तैयारी में और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, वहां कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सब लोगों ने उस सीट को प्रतिष्ठा का सीट बनाया है, गोड्डा की सीट को, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति उस सीट पर बैठा है जो व्यक्ति नासूर बन गया है।
इससे पहले रांची के होटल शिवानी इंटरनेशनल में बंद कमरे में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मंत्रियों और विधायकों से बात की है। इनमें मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव के अलावा विधायक भूषण बाड़ा, रामचंद्र सिंह, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव से एक-एक कर बातचीत हुई। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही 1-2 दिन में बचे हुए प्रत्याशी के नाम के ऐलान का फैसला लिया गया है। लबोलबाब यह है कि इंडिया गठबंधन की सभी 14 सीटों पर मजबूती से लड़ना है और सबको एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना है और सभी सीटों के प्रत्याशियों को जिताना है। इसी संदर्भ में प्रभारी जी 1 to 1 बात कर रहे हैं। अब हम लोग तो किसी के पिछलग्गू है नहीं कि जो यदि भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वही हम भी करेंगे। हमारा सेल्फ सोच है, हमारी पार्टी का अपना सिद्धांत विचार है और हम बहुत पेशेंस के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए लड़ाई के मैदान में जाएंगे। नहीं, सबको उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जहाँ हमारे सहयोगी पार्टियों कांग्रेस हैं, सबके लिए हमको काम करना है ताकि हम अधिक से अधिक सीट जीत करके लोकसभा में जा सकें। लेकिन उम्मीदवार की तो घोषणा ही आप लोग नहीं कर पाए। हो जाएगा ना, 1-2 दिन में हो जाएगा। चुनाव में जाना है, चुनाव लड़ना है, अनुशासन में वर्कर को रखना है। कोई एक ही नाम तय होगा और जो भी तय होगा उसको सबको तहे दिल से स्वीकार करना है और जैसे सभी दलों में होता है उसी अनुसार हमारे यहाँ भी तो एक फॉर्मल बैठक सभी जिला अध्यक्ष का, लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स का, MLAs का और हम सभी जो वरिष्ठ सीनियर लीडर्स हैं उन सब का भी सर ले रहे हैं। और इन जो महत्वपूर्ण अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसमें कोई सुझाव किस एरिया में किस लीडर को लाने से प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर रायशुमारी चल रही है। कुछ हमारी सुन रहे हैं, कुछ अपनी सुना रहे हैं। और राजनीति में कदम रखने के 1 महीने के अंदर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सियासत में पूरी तरह से रम गई हैं। झारखंड से लेकर मुंबई और दिल्ली में कई रैलियां करने के बाद वो जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची तो कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हो गए। पति हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल ली है। वो रांची में जेएमएम के दफ्तर पहुंची, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनसे लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा है कि जेएमएम का एक-एक सिपाही जनता के बीच जाए और उन्हें बीजेपी की कथनी और करनी से अवगत कराएं। हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है। तो ये उलगुलान है। 1 माह पहले गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना समारोह में कल्पना सोरेन ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद से वो लगातार सक्रिय रही। गिरिडीह से लेकर दुमका और साहिबगंज में कई रैलियों को संबोधित किया तो मुंबई और दिल्ली में भी हुई इंडिया गठबंधन की रैली में भाषण देकर जनता के नब्ज टटोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रांची में 21 अप्रैल को होने जा रही जेएमएम की उल गुलान रैली की सफलता का दारोमदार भी उनके कंधों पर ही है। ये मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग हैं, आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, कल्पना सोरेन जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच जाने और उन्हें एकजुट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रांची के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उसी की कड़ी मानी जा रही है। तो अपने बीच कल्पना सोरेन को पाकर कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। तो
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी लेने के बाद लगातार कल्पना सोरेन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। कल्पना सोरेन को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बहुत ही कम समय में कल्पना सोरेन ने एक अमिट छाप छोड़ी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कल्पना सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि कल्पना सोरेन की शुरुआत ही हार के साथ होने वाली है। विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं है। आज रांची जिला कमेटी की बैठक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है रैली के तैयारी के सिलसिले में। वहाँ कल्पना जी आएंगी नहीं आएंगी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो चूँकि उनकी सक्रियता और पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप उनका हर एक्टिविटी सामने आ रहा है, तो अगर उनकी ज़रूरत होगी निश्चित रूप से वो आएंगे। ये पता नहीं लगा, ये अविश्वसनीय बात है। हमारा मानना है कि कल्पना सोरेन जी को हमारी शुभकामनाएं हम लोगों ने दी थी, लेकिन अगर वो शुरुआती हार से करना चाहती हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि वो गांडे से लड़ेंगी और गांडे में इस बार हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक हार से अगर कल्पना जी की शुरुआत होती है तो फिर उनका भविष्य किधर जाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और हेमंत जी जेल में किसी आंदोलन में नहीं है, घपला घोटाला जमीन कब्जे के आरोप में है। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भविष्यवाणी की है कि कल्पना सोरेन जल्द ही चंपाई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगी। दुमका में उन्होंने दावा किया है कि उनकी पुरानी दोनों भविष्यवाणी की तरह ये भविष्यवाणी भी सच साबित होगी और इस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। गांडे उपचुनाव जीतते ही कल्पना सोरेन वर्तमान सीएम चंपाई सोरेन को हटाकर झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगी। झारखंड की सियासत में ये तीसरी बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी करके गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सनसनी मचा दी है। वो यही नहीं रुके, दुमका में मीडिया से यहां तक कह दिया कि साल 2025 आते आते जेएमएम कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपाई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, सैंबल अम्बल सब जब्त हो जाएगा। उसी दिशा में जा रहा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन, कम से कम 5-6 भागों में ये पार्टी विभक्त है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की इस बयानबाजी से झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, जवाब में जेएमएम की ओर से भी तीर छूटने लगे। जेएमएम की ओर से एक के बाद एक नेता सामने आए और निशिकांत दुबे की भविष्यवाणी को कोरा सपना करार दे दिया। निशिकांत दुबे जी अपना पार्टी को पहले देखे, अपने पार्टी को संभाले। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा एक है और एक रहेगा। हम लोगों का सिर्फ एक ही गुट है, वो माननीय गुरुजी का हम लोग चेला हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी के साथ सभी लोग हैं। कोई गुट नहीं होगा, अलग अलग गुट की बात उनका क्या कहते हैं उसका दिवा सपना कहिए, वो पूरे होने नहीं जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में जुटी एनडीए अलग अलग तरह से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 14 सीट पर जीत दर्ज कराने के दावे को लेकर गढ़वा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि सीएम चंपाई सोरेन भी वहीं जाएंगे जहां हेमंत सोरेन गए। हम लोग पोलिंग बूथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सर 14 लोकसभा सर क्या लगता है कितना? पहले भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीती हुई थी और इस बार हम लोग 14 के 14 सीटें जीतेंगे। अरे भैया मिला क्या है, आपने देखा कि सबूत लोग मिटा रहे हैं, लेखागार से कागजात जमीन की रिकॉर्ड सब गायब हो रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई उसकी आप सीबीआई से जांच कराओ। अगर आज आपने जांच नहीं कराया तो आने वाला कल यही होगा, जब जांच होगी तो फिर पकड़े जाएंगे। जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर जिम्मेवारी है, उनके ऊपर जवाबदेही है। आखिर आपके मुख्यमंत्री रहते रिकॉर्ड से जमीन के कागजात गायब हो जाए और आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे
तो क्या होगा, कार्रवाई होगा तो वहीं न जाएंगे जहां हेमंत सोरेन है। अब खबर गढ़वा से है, जहां देश की आजादी के बाद पहली बार बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीण मतदान करेंगे। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए डीसी एसपी ने बूढ़ा पहाड़ में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। बता दें कि सुरक्षा जवानों ने लंबे समय के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराया, जिसके बाद पहली बार यहां मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। बहुत ही अच्छा वो वातावरण था, बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत खुश थे लोग कि इस बार हम लोग वोट देने जरूर जाएंगे। और उसी के लिए हम लोग बोलने गए थे कि 13 मई को आप लोग जरूर वोट देने आए और प्रशासन पूरी सुविधा उन लोग करेगी। दूर दराज जो जाना भी है तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। इम्पोर्टेंट दिन था हम लोगों के लिए। पूरा जिला प्रशासन आज हम लोग बूढ़ा पहाड़ गए, वहाँ लोगों से मिले। सिर्फ 7-8 घर हैं जो कि मतदान करते हैं, वो लोग जिनकी मतदान सूची में, मतदाता सूची में नाम है, वो लोग इस बार मतदान करेंगे। और कुछ नए मतदाता भी हैं, तो उनको प्रेरित किया गया वोट करने के लिए। और हम लोगों ने इंश्योर किया है उनको कि भय मुक्त वातावरण में आप अपना मतदान करें। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, राज्यपाल ने वित्त विधेयक वापस किया है। केंद्र के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है, तो राज्यपाल ने चौथी बार विधेयक को लौटा दिया है। मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें कस्टम बॉन्ड पर आपत्ति जताई गई, विधेयक की धारा 30 पर भी आपत्ति जताई गई है। और ऐसे में राज्यपाल ने चौथी बार भी इस विधेयक को लौटा दिया है। खबर गिरिडीह से है, जहां सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर पर इलाज के लिए पहुंची नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर सरिया पुलिस के साथ ही एसडीएम और चिकित्सा पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच की। एसडीएम ने जांच के बाद पीड़ित पक्ष को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। साथ ही पूरे मामले की डीसी के साथ ही सिविल सर्जन को भी जानकारी दी गई है। आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। इधर पूरे मामले को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी दिख रही है। गुमला के घाघरा प्रखंड में टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर उग्रवादी गांव में घुसेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। इधर टीएसपीसी संगठन की दस्तक के बाद घाघरा थाना पुलिस भी अलर्ट हो गई और उग्रवादियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुल निर्माण में जुटे मजदूरों को बंधक बनाकर डराया धमकाया था। साथ ही पर्चा छोड़कर काम बंद करने की भी चेतावनी दी थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस इस वारदात में शामिल उग्रवादियों की तलाश में जुट गई है। वहीं उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है। गुमला के जारी प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। श्रीनगर गांव में देर रात हाथियों ने बीजेपी नेता अवधेश प्रताप शाहदेव और देवंती देवी के घर को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात श्रीनगर गांव में जंगली हाथी घुसा था और जमकर उसने उत्पात मचाया है। करीब 1 घंटे तक उत्पात मचाने के दौरान हाथी ने घरों को भी तोड़ दिया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद जंगली हाथी को गांव से खदेड़कर बाहर किया जा सका। पलामू में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान 5 किलो का शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किया। ये सिलेंडर बम पांकी के आबुन और जांजो गांव की सड़क के बीचों बीच पुलिया में नक्सलियों ने लगाया था। उनका मकसद था सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना, पर पलामू पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में इस बम का पता लगा लिया गया। जमशेदपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22,30,000 कैश बरामद किया है। दरअसल शुक्रवार की रात सरायकेला एसडीपीओ के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान एक कार से लाखों रुपए बरामद किए गए।
ये रुपए राकेश अग्रवाल नाम के शख्स के पास से जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है, जिसके बाद आयकर की टीम ने भी मामले पर संज्ञान ले लिया है। फिलहाल टीम ने राकेश अग्रवाल से पैसों का ब्यौरा मांगा है और आगे की कार्रवाई जारी है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में आज भी आदिवासी परिवार के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव के लोगों को अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 60 वर्ष वाले बुजुर्गों को पेंशन की भी सुविधा नहीं मिलती है। आदिवासी बहुल कुलमबाद गांव से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के कुलमबाद गाँव में, जहाँ आदिवासी लोगों का बहुल इलाका है। यहाँ पे कई ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो घर आपको दिखा रहे हैं ये एक आदिवासी परिवार की है, जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष रहते हैं और यहाँ पे ये दोनों इसी जर्जर मिट्टी के घर में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इन दोनों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 60 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को किसी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिल रहा है। पेंशन नहीं मिला आपको? कितना उम्र हो रहा है आपका? 60 वर्ष। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या मिला आपको? घर मिला है क्या? नहीं मिला। नहीं मिला। तो आपको मिलता है पेंशन वगैरह? नहीं मिला। आपने कोशिश किया? नहीं, कोशिश किया लेकिन मुखिया जी ने बोला कि आपका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। काहे नहीं होगा आपका? बोला आप लोग कमाने खाने वाला है, आपका नहीं होगा। उम्र कितना हो रहा है आपका? 65 साल आपका हो रहा है उम्र। तो आपको घर भी नहीं मिला है? नहीं मिला। बढ़ते आगे, कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पीएचसी में लाखों रुपए की दवाइयां एक्सपायर हो गईं। जानकारी के मुताबिक पीएचसी में लंबे समय से ये दवाई पड़ी हुई थी, जिन्हें मरीजों के बीच बांटना था, लेकिन दवाइयां कभी बांटी ही नहीं गई। नतीजा ये हुआ कि स्टोर रूम में पड़े पड़े सभी दवाइयां एक्सपायर हो गई। वहीं पीएचसी के पास ही इन दवाइयों को चोरी छिपे जलाया जा रहा था। मामले की भनक लगते ही मीडिया की टीम मौके पर पहुंच गई, तब जाकर इस लापरवाही का खुलासा हो सका। इस दौरान पीएचसी कर्मचारी मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। कौन है प्रकाश जी? ये यहीं का दवाई इंचार्ज है। दवाई का इंचार्ज। आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ सफाई करनी है। कितना दवाई था इसमें? प्रणाम भाई। कितना दवाई है इसमें? जितना हमको कुछ मालूम नहीं। टेसू या पलाश का फूल झारखंड और उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है। गर्मी के आगमन के साथ ही पलाश के फूल खिलने लगते हैं, जिससे पूरा माहौल खूबसूरत दिख रहा है। हिंदू धर्म में पलाश को भगवान का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है, जिससे कई बीमारियों का भी इलाज होता है। वहीं पलाश पर डाक टिकट का भी प्रकाशन किया जा चुका है। झारखंड के जंगल में दिख रहे पलाश के फूल एक तरफ जहां खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, तो इससे महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। ये राजकीय पलाश का फूल है, तो इसे यहाँ झारखंड का क्या बोलते हैं, इसमें मतलब सुंदरता भी बहुत बढ़ती है इससे। और ये फूल से बहुत प्रकार के औषधि बनाए जाते हैं। इसको तोड़ करके लोग सुखा करके इसको बेचता है। इससे अबीर वगैरह और बहुत प्रकार के औषधि बनता है। ये झारखंड के प्रदेशों में ही पाया जाता है और इसके फूल जाने के बाद प्रकृति में और भी चार चांद लग जाता है। सारे तरफ लाल लाल दिखने लगते हैं। इसके वजह से पूरे मधुरम लगने लगता है। जंगल झाड़ और भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। आपको बता दें कि होली के आगमन के बाद झारखंड के जंगलों में आपको पलाश के फूल नजर आ रहे होंगे। देखिए, अभी हम झारखंड के एक जंगल में हैं, जहां पर आपको पलाश का पेड़ नजर आ रहा होगा। अगर हम इसकी उपयोगिता की बात कर ले तो कई औषधीय दवाइयां के अलावे जो इसका अबीर का निर्माण किया जाता है। लेकिन इन दिनों जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है, इसके फूल को जो है चून कर वे सुखा कर बेचने का काम करती है। उनसे थोड़ा बहुत तो जीविकोपार्जन चल ही जाता है, लेकिन जो फूल वे बेचती है उससे जो है कई तरह की जो दवाइयां बनती है, साथ ही साथ कई उपयोगिता में जो लाया जाता है, ये अपने आप में खास होता है। आपको बता दें कि यह जो फूल है इन दिनों झारखंड के जंगलों में जो है काफी रंग बिरंगी, काफी मनमोहक भी नजर आता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।